हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए मॉक टेस्ट में। इस मॉक टेस्ट में कुल 130 प्रश्न हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को करेंगे व्याख्या सहित। उस प्रश्न को तो करेंगे, लेकिन उस प्रश्न से आधारित और भी जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नुमाइशी चीज़ों का जीवन तितलियों का सा होता है, यह किस निबंध का है? ए बनाम लाड़कर्जन, बी भोलाराम का जीव, सी अशोक के फूल, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बनाम लाड़कर्जन। तो निबंधकार ने इस निबंध में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार को ही नुमाइशी चीज़ें कहा है। जो नुमाइशी चीज़ें यानी कि जो दिखाने वाली चीज़ होती है उसका जीवन कैसा होता है? तितलियों का सा होता है। जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा है दिल्ली दरबार। सबसे पहले तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो बनाया गया, बस कुछ लोग आएंगे, एक दो बार देखेंगे और बस ख़त्म हो गया। इससे ना ही किसी गरीब का भला होगा, ना ही किसी गरीब व्यक्ति का दुख थोड़ा सा कम होगा, ना ही प्रजा या देश की उन्नति हो सकती है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से। और दूसरा जो नुमाइशी चीज़ क्या है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार को जिस तरह बनाया गया उसे उसी तरह उखाड़ दिया गया दिल्ली दरबार को, ठीक है। तो इस प्रकार निबंधकार जी कहते हैं कि नुमाइशी चीज़ें यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार, ये जो दो थे नुमाइशी चीज़ें थी, उससे किसी का भी भला नहीं हुआ, लेकिन उनका जीवन कैसा था? तितलियों का सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बनाम लाड़कर्जन। नुमाइशी चीज़ों का जीवन तितलियों का सा होता है। जिस प्रकार तितली का जीवन एक क्षण के लिए होता है उसी प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, क्रोध सब मनोविकारों से डैश है, अच्छा, बुरा, फुर्तीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फुर्तीला। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। यह जो निबंध है, यह प्रश्न जो है क्रोध निबंध से लिया गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्रोध कभी कभी दया के साथ आती है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रोध किसके साथ आता है? कभी दया के साथ, कभी घृणा के साथ भी आता है। अगला प्रश्न है, अशोक किस सभ्यता की देन है? अशोक के फूल जो है वो किस सभ्यता की देन है? ए नाग, बी यक्ष, सी आर्यतर या डी शक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर्यतर। अशोक आर्यतर सभ्यता की देन है। कंदर्प देवता जो थे वो अशोक को चुने थे। आर्यतर जातियों के उपास्य यानी कि उपासक कौन थे? वरुण। उनके उपासक वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी, यक्षपाती और यक्षपति थे। आर्यतर जातियों सभ्यता के उपास्य कौन थे? वरुण, कुबेर और यक्षपति। अशोक के फूल किस सभ्यता की देन है? आर्यतर सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहाँ अटका हुआ था? ए घर पर, बी रास्ते में, सी अपने पेंशन के दरख्वास्तों पर या डी अफसरों के पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अपने पेंशन के दरखास्तों पर। तो भोलाराम के दरखास्तों पर जब नारद जी जाते हैं उस ऑफिस में, और एक एक करके सभी लोग बोलते हैं कि ऊपर जाओ, ऐसे करके अफसर के पास जाते हैं। तो भोलाराम के दरखास्तों पर नारद जी को एक वजन रखने के लिए वो
जो साहेब होता है वो कहता है। तो नारद जी जो है वो अपनी वीणा वजन के तौर पर भोलाराम के फाइल पर रख लेते हैं। उसके बाद वजन रखते ही यानी कि रिश्वत देते ही साहब जो होता है वो चपरासी को बुला लेता है और कहता है कि जाओ भोलाराम का फाइल लेकर आ जाओ। तो वह चपरासी फाइल लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो जब फाइल लेने जाता है तो वो 100-150 दरख्वास्तों से भरी एक फाइल लेकर आता है। कौन? चपरासी। कितने थे वहाँ पे? 100-150 से भरी दरख्वास्त। मतलब कि भोलाराम इतनी बार दरख्वास्त लिख चुका था अपने पेंशन के लिए, तो वो जो फाइल था उसमें 100 से 150 तक दरख्वास्त भरी हुई थी उस फाइल में। तो उसने अपने उस पेंशन के कागजात भी उसमें थी उस दरख्वास्तों पर। तो नारद जी को जो साहेब थे वो और एक बार पूछे कि आपने किसका नाम बताया था? तो नारद जी कहते हैं कि भोलाराम। एकदम ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है, ज़ोर से बोलते हैं। तो सहसा फाइल से एक आवाज़ आई और फाइल में से क्या आवाज़ आई? कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, ऐसा कह के भोलाराम का जो जीव है पूछ रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है? क्या पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? मतलब इतना चक्कर लगा चुका था कि उसका जीव जाकर वहीं पर ही अटक गया। तो नारद जी भी चौंक पड़े कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, मतलब फाइल में से कैसे आ रही है। तो नारद जी जो थे वो भोलाराम को पूछे कि क्या तुम भोलाराम के जीव हो? तो नारद भी बोलता है, भोलाराम का जीव कहता कि हाँ हूँ। तब नारद जी भोलाराम की जीव को स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। तो भोलाराम कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। कहता है मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ। कहाँ पर? पेंशन के दरखास्तों पर अटका है। कौन? भोलाराम का जीव। मेरा मन भी यहीं पर लग गया है, मैं अपने दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार यह कहानी थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भोलाराम का जीव कहाँ पर अटका हुआ था? अपने पेंशन के फाइल पर। अगला प्रश्न है, मुन्नी गौरे को मार डालने का कारण क्या था? चोरी का बदला, बलात्कार का बदला, पागल होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। मुन्नी गौरों को मार डालने का कारण क्या था? यह जो है वो कर्मभूमि उपन्यास से संबंधित प्रश्न है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो मुन्नी जो एक भिखारिन है वो गोरे लोगों को मार देती है, 2 गोरे और 1 मैम को मार देती है। तो उसका कारण क्या था? चोरी का बदला था कि बलात्कार का बदला कि पागल होने के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पागल होने के कारण। एक बार क्या हुआ कि अमर जो है दुकान पर बैठा था। उसी समय 2 गोरे और 1 मैम सोने की जंजीर बेचने के लिए आए थे। जब जंजीर बेचकर जा रहे थे तो भिखारिन यानी कि मुन्नी उनकी हत्या कर देती है। और मुन्नी जो है वो अपने अपराध को स्वीकार भी कर लेती है और कहती है कि अपने बलात्कार के कारण इन लोगों को मार डाला है। तो सभी जनता, सभी लोग, जो भी लोग थे वो सब मुन्नी का सपोर्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि अपराध मुक्त कराएंगी। अमर और प्रोफेसर शांति कुमार भी मुन्नी को अपराध मुक्त कराने के लिए चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलात्कार का बदला। बलात्कार के बदले के कारण मुन्नी जो है वो गोरे को मार देती है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय अपनी कन्या का विवाह किससे कराना चाहते थे? सबसे पहले तो मृत्युंजय कन्या, उनके कन्या का नाम क्या था? यशोधरा। यह चंद्रगुप्त
चित्रलेखा उपन्यास का है। मृत्युंजय अपनी पुत्री, अपनी कन्या का विवाह किससे कराना चाहते थे? मृत्युंजय जो थे वो कौन थे? पाटलिपुत्र का वयोवृद्धा सामंत थे। कौन थे? सामंत। और अपनी पुत्री यानी कि कन्या यशोधरा का विवाह विजगुप्त से कराना चाहते थे। विजगुप्त कौन थे? पाटलिपुत्र का युवक सामंत। युवक सामंत कहाँ का? पाटलिपुत्र। मृत्युंजय अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह विजगुप्त से करना चाहते थे और अपने घर पर निमंत्रण भी देते हैं, लेकिन जो विजगुप्त थे वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं चित्रलेखा से प्रेम करता हूँ। अविवाहित होने पर भी वह मेरी पत्नी है। कौन? चित्रलेखा। तो उसके बाद क्या होता है? मृत्युंजय चित्रलेखा से विवाह के लिए सहायता मांगते हैं। अगला प्रश्न है, फूफी शकुन की क्या थी? ए माता, बी बहन, सी सेविका, डी दोस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेविका, जो कि अजय से घृणा करती थी। कौन? फूफी। फूफी अजय से घृणा करती थी। अजय कौन थी? शकुन का पति और बंटी का पापा। अगला प्रश्न है, माधव क्यों बुधिया को देखने अंदर नहीं जा रहा था? ए घिसू आलूओं का बड़ा भाग सांप खा लेगा, बी उसका मन नहीं था, सी डरपोक था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्यों माधव बुधिया को अंदर देखने, कोठरी के अंदर देखने के लिए नहीं जा रहा था? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घिसू आलूओं का बड़ा भाग खा लेगा, इसी डर से जो है वो माधव नहीं जा रहा था। इसका स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी यानी कि तड़प रही थी, तो दोनों बाप बेटे क्या किए थे? खेत से आलू लाए थे और आलू को भून रहे थे। अलाव के सामने बैठे थे और आलू को भून रहे थे। आलू भून जाने के बाद क्या हुआ? घिसू जो है वो आलू को छीलने लगता है और कहता है कि जाओ बुधिया को देखकर आ जाओ। तो जो माधव है वो क्या कहता है? वो क्या सोचता है कि अगर मैं चला गया तो जो घिसू है वो आलूओं का जो बड़ा भाग है वो खा लेगा। इसी कारण बोलता है कि मुझे वहाँ डर लगता है। बहाना बना लेता है और कहता है कि मुझे वहाँ जाने में डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन असली कारण क्या है कि घिसू आलूओं का बड़ा भाग खा लेगा, जो भुने थे उस आलू का बड़ा भाग खा लेगा, इसीलिए वो क्या करता है? जाने के लिए इनकार कर देता है। अगला प्रश्न है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? ए हल्कू, सी बी सहना, सी जबरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हल्कू। यह प्रश्न पूस की रात कहानी का है। तो इसका थोड़ा सा बता देती हूँ स्टोरी। इससे पहले क्या हुआ था, जब नीलगाय हल्कू के खेत में घुस आए थे और चरने लगे थे, तो हल्कू को ठंड के कारण अपने जगह से हिलना भी जहर लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, पूस की रात में जो ठंड पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला। तो क्या होता है कि वो ठंड के कारण अपने जगह से हिलना भी उसे जहर लगा, वो हिला भी नहीं। जाड़े में खेत में जाना, खेत में जाकर जानवरों के पीछे पीछे दौड़ना, उनको भगाना, उसे मतलब क्या हुआ कि उसे जाना बिल्कुल भी जा ही नहीं पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, तो वो जा ही नहीं पाया। और लियो लियो आवाज़ करके वहीं जहाँ पर आग जलाया था उस आग को थोड़ा कर कुरेद लिया और वहीं पर ही ज़मीन पर लेट कर सो गया। सुबह उठा तो क्या हुआ, नीलगायों ने पूरा खेत का सत्यानाश कर दिया था। और तभी मुन्नी आती है, मुन्नी यानी कि उसकी पत्नी आती है और कहती है कि सारा खेत साफ हो गया है, तुम यहाँ पर सो रहे हो। तो जो हल्कू है वो पेट दर्द का बहाना बताता है कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ, इसी कारण मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर ही सो गया। तो मुन्नी जो है वो
बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि हमारा जो खेत है वो सफाया हो गया, लेकिन जो हल्कू है उसका मुख में प्रसन्नता छाई हुई है, क्योंकि उसे और ठंड में खेत में आना नहीं पड़ेगा। मुन्नी चिंता होकर कहती है कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू जो है वो प्रसन्नता से कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के अनुसार किसने कौशल की लाज रख ली थी? अरुण, वीर सिंहमित्र, वीर वसुमित्र, वीर वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंहमित्र। पुरस्कार कहानी के अनुसार किसने कौशल की लाज रख ली थी? वीर सिंहमित्र ने। वीर सिंहमित्र की कन्या जो थी वो मधुलिका। कौशल में हर वर्ष क्या होता है? कृषि महोत्सव किया जाता है, जिसमें कि किसी का भी खेत को चुना जाता है और जो राजा होते हैं एक दिन के लिए कृषक बनते हैं और उसी पर खेती करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मधुलिका का खेत को चुना गया था। ठीक है, मधुलिका के खेत को चुना गया था, तो मधुलिका जो है वो वहाँ पर उपस्थित थी और महाराज भी उनको पुरस्कार के स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। क्या देते हैं? स्वर्ण मुद्राएं। तो उन स्वर्ण मुद्राओं को मधुलिका जो है वो राजा पर न्यौछावर कर देती है। तो न्यौछावर करने पर महाराजा जो हैं वो मधुलिका का परिचय पूछती हैं। तो मंत्री कहता है कि महाराजा, ये जो वाराणसी युद्ध के वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका है। महाराजा चौंक पड़ते और कहते हैं, यह वीर सिंहमित्र की कन्या है जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी। अगला प्रश्न है, किसने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बना लिया था? ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंहमित्र, मणिभद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिभद्र ने। मणिभद्र ने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया था। मणिभद्र जो है यह खलनायक है। अगला प्रश्न है, तत्सत कहानी के अनुसार किसकी पहुंच बहुत है? साल, सेमर, बड़, घास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घास, क्योंकि घास जो है वो चारों तरफ बिछी हुई होती है। इसी कारण बड़दादा जो है सोचते हैं कि घास को पूछते हैं, वन के बारे में घास को पूछते हैं, क्योंकि उसकी जो पहुंच है वो बहुत है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो घास फैली हुई है। इसी कारण घास को पूछने के लिए बड़दादा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित कहानी में वर्मा जी ने किस विषय पर बल दिया है? ए, धर्म, बी, अंधविश्वास, आत्मविश्वास, सी, अंधविश्वास, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंधविश्वास। तो इस प्रायश्चित कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले तो रामू की बहू जो है वो उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है, घर संभालने में वो असमर्थ थी। और कबरी बिल्ली जो है, एक बिल्ली है उसका नाम है कबरी बिल्ली जो है वो बार बार क्या करती थी, दूध दही घर में जो भी हो वो चट कर जाती थी। तो रामू की बहू बार बार परेशान हो जाती थी कि वो बार बार जो है दूध दही खीर सब खा लेती थी। कौन? कबरी बिल्ली। तो परेशान होकर एक बार निर्णय लेती है कि इसको मार दूंगी। तो जानबूझकर जो दहलीज पर दूध का बर्तन रख देती है रामू की बहू, क्योंकि कबरी बिल्ली वहाँ पर आएगी और दूध पीगी तो उसको मार देगी। तो उसके बाद क्या होता है, जब कबरी बिल्ली दूध पी रही होती है तो उसके ऊपर पाटा पटक देती है। ठीक है, पाटा पटक देती है तो वो बिल्ली जो है वो उलट जाती है। बिल्ली उलट जाती है। बिल्ली के मरने पर खबर जो है वो चारों तरफ फैल जाती है और पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित का नाम है परमसुख। पंडित जी का नाम परमसुख। पंडित परमसुख जी को बुलाया जाता है।
तो वो कहते हैं कि प्रायश्चित के तौर पर बिल्ली के वजन बराबर सोने का दान करवा देने से उनका जो पाप है वो धुल जाएगा। तो इस प्रकार यह जो कहानी है वो अंधविश्वास पर आधारित है कि अगर बिल्ली के वजन बराबर अगर सोना दान किया जाए तो रामू की बहू की जो पाप है वो मिट जाएगी, नहीं तो नहीं मिट पाएगी। अगला प्रश्न है, वैद्य जी का पूरा नाम क्या था? ए प्रोफेसर कविराज, बी प्रोफेसर कविराज तिवारी, सी कविराज तिवारी, डी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, जो चंदर है। इसमें एक पात्र है। यह जो प्रश्न है गर्मियों का दिन प्रश्न से कहानी से संबंधित है। तो चंदर जो है वो तारपीन का तेल मिलाकर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, एक बोर्ड में, ठीक है, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। तो उसके ऊपर वैद्य जी जो हैं, वैद्य जी क्या लिखे थे? मैं लिख देती हूँ, श्री धन्वंतरी औषधालय। पहले लिखे थे श्री धन्वंतरी औषधालय, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। तो चंदन ने ये लिखा था और ऊपर वाले जो हिस्सा है वो वैद्य जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ किस बात पर बहस हो रही थी? देशोद्धार, गरीबों की भलाई, मकान बनाने, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो प्रश्न है यह पत्नी कहानी की है। पत्नी कहानी में जो स्त्री पात्र है वो सुनंदा है। तो इसमें देशोद्धार के बारे में बहस हो रही थी। कालिंदी चरण अपने और 3 मित्रों के साथ, यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि कालिंदी चरण अपने कितने मित्रों के साथ घर पर आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 मित्रों के साथ घर पर आते हैं और उनमें जो बहस छिड़ी थी वो देशोद्धार के बारे में छिड़ी थी कि किस प्रकार भारत माता को स्वतंत्र करना है, चाहे वो नीति अनीति हो, चाहे हिंसा अहिंसा हो, लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने की बात हो रही थी। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू को अवसर के बाद कहाँ नौकरी मिल गई थी? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, बी चीनी मिल में, होटल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चीनी मिल। और किसके चीनी मिल? सेठ रामजी मल। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके चीनी मिल? सेठ रामजी मल। सेठ रामजी मिल से उनको नौकरी मिल गई थी। तो इसमें भी इसका भी थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ कि जो गजाधर बाबू थे वो 35 वर्ष नौकरी करते थे। कहाँ पर? रेलवे में। नौकरी करने के पश्चात अवसर के बाद वे अपना घर बड़े ही उत्सुक के साथ जाते हैं, बड़े ही उत्सुकता के साथ वहाँ रहने के लिए जाते हैं। अवसर के बाद ही उन्हें नौकरी मिल गई थी चीनी मिल से, लेकिन वो क्या था कि वो अपने परिवार के साथ बहुत समय बाद अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, इसीलिए चीनी मिल का जो नौकरी था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो और अपने घर पर चले गए। तो क्या हुआ कि वो जब घर आए तो उनके जितने भी सारे अरमान थे वो सब बह गए। यानी कि वो जो कुछ भी बोलते थे, यानी कि गजाधर बाबू कुछ भी बोलते थे, घर वालों को लगता था कि दखलंदाजी कर रहे हैं। उन्हें भी धीरे धीरे महसूस हुआ कि परिवार के सभी लोग, सभी परेशानियों का जो जिम्मेदार जो हैं वो गजाधर बाबू हैं। इसी कारण एक बार क्या करते हैं कि घर वालों को बता देते हैं कि मुझे चीनी मिल से नौकरी मिल गई है और घर से निकल आते हैं। तो जैसे पहले था उसी तरह हंसी मजाक का माहौल गजाधर बाबू के जाने के बाद भी शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के अनुसार ड्रिंक का इंतज़ाम कहाँ किया गया था? ए बाहर, बी बैठक में, सी बरामदे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बैठक में।
चीफ की दावत कहाँ किसके घर पर थी? सामनाथ के घर। सामनाथ के घर पर चीफ की दावत थी और ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक घर में किए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार राक्षस की प्रेमिका कौन थी? ए अलका, बी मालविका, सी सुवासिनी, डी कार्नेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुवासिनी। सुवासिनी को मगध सम्राट नंद अपने अभिनयशाला की रानी बना लेती है और राक्षस को अमात्य नियुक्त कर देता है। तो सुवासिनी जो है वो राक्षस से कहता है कि मैं तुम्हारी अनुचरी बनकर रहना चाहती हूँ, नंद का विलास का साधन बनना नहीं चाहती। अगला प्रश्न है, चंद्रकला प्रथम दृष्टि में ही किसके प्रति आकृष्ट हो जाती है? ए मनुशंकर, बी रजनीकांत, सी भगवत सिंह, डी माहिर अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। रजनीकांत जिसको कि राय साहब मरवा डालते हैं, रजनीकांत के प्रति चंद्रकला का प्रथम दृष्टि में ही आकृष्ट हो जाती है और मृत रजनीकांत के हाथों में अपना मांग भी भरवा लेती है और विधवा का जीवन यापन व्यतीत करती है। अगला प्रश्न है, किसने मल्लिका के लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी? ए रंगिणी, संगिणी, प्रियगुमंजरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियगुमंजरी, यानी कि कालिदास की पत्नी। कालिदास की पत्नी और राजवंश की दुहिता, गुप्त वंश की राजदुहिता, उज्जैन नरेश की पुत्री। तो जो मल्लिका है वो वापस कर लेती है, जो मल्लिका है वो वस्त्र और स्वर्ण मुद्रा नहीं रखती है और वापस भिजवा देती है। रंगिणी संगिणी जो है यह दो नागरी हैं जो कि कालिदास पर अध्ययन करने के लिए कालिदास के गांव में आती हैं और मल्लिका के घर में भी पहुंच जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसका विचार संक्रामक रोग की तरह सुनने वाले लोगों को तत्काल प्रभावित करता है? यह प्रश्न किसका विचार संक्रामक रोग की तरह सुनने वाले लोगों को तत्काल प्रभावित करता है? गौरा से है संबंधित यह प्रश्न। ए महादेवी वर्मा, बी लेखिका की छोटी बहन, सी लेखिका की माँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेखिका की छोटी बहन श्यामा। लेखिका की छोटी बहन का नाम क्या है? श्यामा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसका विचार संक्रामक रोग की तरह सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है? लेखिका की छोटी बहन श्यामा की विचार संक्रामक रोग की तरह सुनने वाले लोगों को तत्काल प्रभावित कर देगा। यहाँ पर जो लेखिका है अपनी छोटी बहन श्यामा की लौकिक बुद्धि का प्रशंसा करती है, उसके प्रतियोगितावादी भाषण से किस प्रकार लेखिका अपने घर में गाय पालती है उसका जिक्र इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, रजिया कौन थी? ए चूड़ीहारिन, बी दूध बेचने वाली, सी मजदूरनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चूड़ीहारिन। चूड़ीहारिन मतलब चूड़ी बेचने वाली। सबसे पहले बचपन में अपनी माँ के साथ आती थी और बाद में अपने पति हसन, अपने खाविंद हसन के साथ आती है। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र का शरीर कैसा झूलता रहता था? घंटी की तरह, हिंडोली की तरह, कवि की नायिका की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंडोली की तरह। उसके शरीर हिंडोली की तरह झूलते थे और उसके पैर कैसे थे? कवि के नायिका की तरह। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टावक्र का पैर कैसा था? कवि के नायिका की तरह बल खाते थे। तो जो अष्टावक्र था वह बोलने में साधारण व्यक्ति से 3 गुना अधिक समय लगाता था। मतलब साधारण आदमी जिस तरह बोलता है, अष्टावक्र उससे 3 गुना अधिक समय लेकर उस शब्द को या उस वाक्य को बोलता है। उसका जो रंग था वो श्याम रंग का था शरीर,
और नयन जो थे उसके निरीह थे, मुख लंबा और वक्र, मुख कैसा था, लंबा और वक्र। वस्त्र जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे और वो अपनी माँ के साथ रहता था। कौन, अष्टावक्र अपनी माँ, मतलब दोनों माँ बेटे ही रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? अशोक, चंद्रगुप्त, सिकंदर, राक्षस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल अशोक के फूल किस कार्य के लिए व्यवहृत किया जाता है? यह अशोक के फूल निबंध से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्मरवर्धक, बी तांत्रिक क्रिया, सी पूजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्मरवर्धक। लाल अशोक के फूल स्मरवर्धक के लिए व्यवहृत होता है और तांत्रिक क्रिया के लिए सफ़ेद अशोक के फूल। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, कालिदास का नया नाम क्या था? ए देव मातृगुप्त, बी देव वीरमित्र, सी मणिभद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देव मातृगुप्त। जब कालिदास कश्मीर का शासन संभालने गए तो वहाँ पर उनका नाम क्या हो गया? देव मातृगुप्त। तो देव मातृगुप्त और कालिदास एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। अगला प्रश्न है, रजिया का खाविंद कौन था? खाविंद यानी कि पति। हल्कू, हसन, हसमुख, सहना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हसन। अगला प्रश्न है, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सकेगा। चित्रलेखा उपन्यास में इस कथन के अनुसार किन दोनों को अलग ना होने के बारे में कहा गया है? जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सकेगा। यह जो कथन है वो किन दोनों को अलग ना होने के बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा और बीजगुप्त, बी चित्रलेखा और कुमारगिरी, सी यशोधरा और श्वेतांग, डी चित्रलेखा और कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रलेखा और कृष्णादित्य। जो चित्रलेखा थी वो ब्राह्मण युवती थी। वो जब वो विधवा हो गई थी उसके बाद क्या हुआ कि कृष्णादित्य से उसका प्रेम हो जाता है, गुप्त प्रेम हो जाता है। और जब चित्रलेखा गर्भवती हो जाती है तो उनका गुप्त प्रेम जो है वो प्रकट हो जाता है, बाहर आ जाता है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि चित्रलेखा और कृष्णादित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और चित्रलेखा जो है वो गर्भवती है। तो क्या होता है, कृष्णादित्य और चित्रलेखा भाग जाते हैं और लोक लज्जा से लोगों की बात का सहन नहीं कर पा के कृष्णादित्य जो है वो आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जल जैसा, घड़ा जैसा, सूप जैसा, मृग जैसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूप। कबीरदास जी का एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, यानी कि सूप के स्वभाव का साधु चाहिए। वो क्या करता है? सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, थोती दई उड़ाए, यानी कि थोती। सार सार को गही रहे यानी कि सार्थक चीज़ों को रख के, जिस प्रकार शुभ मतलब जो हमारा जो कचरा उड़ाते हैं घर में, जो चावल को भी, चावल से जो कचरा गोड़ी जब जो कुछ भी निकालते हैं उसको शुभ कहते हैं। साधु का स्वभाव कैसा होता है? शुभ जैसा होता है। शुभ से क्या करते हैं हम, जो भी हो, जो हल्का वाला होता है, जो कचरा होता है निकल जाता है, वो जो सार सार है वो रह जाता है। उसी प्रकार साधु व्यक्ति एक इंसान के अंदर जो सार सार है, जो सार्थक है, वो सार्थक को रख के उसमें जो निरर्थक चीज़ें हैं उसको बाहर कर देता है और किस प्रकार वह
अच्छा व्यक्ति बनेगा उस और चेष्टा करता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोती दे उड़ाए। तो जो साधु व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो सद्गुणों को पहचानता है और अवगुणों को बाहर निकाल देता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के दोहे के अनुसार माटी और किसके बीच काल्पनिक वार्तालाप का वर्णन है? घड़ा, बी कुम्हार, सी साधु, डी सूप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुम्हार। माटी कहे कुम्हार से, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित दोहा है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो ही। यानी कि यहाँ पर माटी और कुम्हार, मिट्टी और कुम्हार के बीच काल्पनिक वार्तालाप हो रहे हैं। ये लोग तो इंसान नहीं है जो एक दूसरे से बात करेंगे, तो कबीर के दोहे के माध्यम से काल्पनिक वार्तालाप कर रहे हैं। और माटी कह रहा है कुम्हार से कि कुम्हार तू मुझे अभी रोंध रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो मैं तुझे रोंधूंगा, यानी कि अपनी मिट्टी में मिला लूँगा। अगला प्रश्न है, कुंभ में क्या है? ए दूध, बी जल, सी दही, डी शरबत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जल। उनका एक दोहा है, जान लेते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समायो, यह तथ्यो कछु जानी। यानी कि देखिए, जल में कुंभ है, जल यानी जल में क्या है? कुंभ है। और कुंभ के अंदर भी क्या है? कुंभ के अंदर भी जल है। अगर यह कुंभ फट जाता है तो जो कुंभ का अंदर जो जल है वो बाहर के जल से मिल जाएगा। तो उसी प्रकार जो हमारे अंदर जो आत्मा का निवेश है वो बाहर के परमात्मा से मिल जाएगा। आत्मा का और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। सूरदास के पद में किसके बिना इंद्रियां शिथिल होने की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए उद्धव, बी माता यशोदा, सी गोपियाँ, डी केशव या कृष्ण। सूरदास के पद में किसके बिना इंद्रियां शिथिल हो जाने की बात की गई है? ए उद्धव, बी माता यशोदा, सी गोपियाँ, कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केशव। उसमें एक पद है, इंद्र शिथिल भई केशव बीनु। इसका थोड़ा प्रसंग जान लेते हैं कि उद्धव जो है, उद्धव कौन है? श्री कृष्ण जी का सखा। उद्धव आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। तो जो गोपियाँ हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो 10-20 मन नहीं हैं। कितने? 10-20 मन नहीं है, जो इधर एक लगा दे, उधर एक लगा दे और कहीं पर और एक लगा दे। हमारा एक ही मन था, वो किसके पास चला गया? श्री कृष्ण के पास चला गया। अब तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें? हमारी तो हालत ऐसी है जैसे कि क्या बोलते हैं कि इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। हमारी इंद्रियां जो है वो शिथिल हो गई है। किसके बिना? केशव के बिना, यानी कि कृष्ण के बिना। ज्यों देहूं बिना शीश, यानी कि बिना सिर के। बिना सिर के मतलब हम चल रहे हैं और हमारी श्वास जो है अभी भी चल रही है। किस लिए? श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारी जो सांस है वो चल रही है। हमारी सांस तो चल रही है और इसी आस से हम करोड़ों वर्ष, कितने वर्ष? यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कृष्ण के आने की आस में गोपियाँ जो हैं वो कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? तो करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर काठ को विदीर्ण करता है और घर बनाता है, लेकिन वहाँ जाकर कहाँ पर रहता है? ऑप्शन नंबर ए फूलों में, बी कमल में बंद हो जाता है घोंसले में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कमल में बंद हो जाता है। यह भी उद्धव को गोपियाँ ही कह रहे हैं कि उद्धव मनमाने की बात,
दाग छोरा छाड़ी अमृत फल विष खारी विष खाती। यानी कि जो दाग छोरा यानी कि अमृत फल को छोड़कर जो सर्प होता है वो क्या किसको धारण करता है? विष को धारण करता है, क्योंकि सर्प का मन ही है विष को धारण करना। नहीं तो वो अमृत फल और दाग छोरा उसको भी धारण कर सकता था, उसको भी खा सकता था, लेकिन सर्प की क्या इच्छा है? विष को धारण करना, इसलिए वो विष को धारण किया है। उसी प्रकार और भी एक उदाहरण देते हैं कि चकोर जो है वो क्या करता है? कपूर को त्याग देता है और अंगार को ग्रहण करता है। और एक भी कहते हैं कि जो भ्रमर होता है वो क्या करता है? काट में विदीर्ण करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट से वो काट में विदीर्ण करके अपना घर बना लेता है, लेकिन रहता कहाँ पर है? कमल के पत्तों में वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसका मन वहीं पर है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के अनुसार उसके मुख पर किसने माखन लगा दिया? ऑप्शन नंबर ए माता यशोदा ने, बी गोपियाँ ने, सी सखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सखा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैंने ही माखन खायो। यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उनका पद है कि मैया मैंने ही माखन खायो, ख्याल पर ये सखा सभी, मिली मेरी मुख लपटायो। अगर आप इसकी व्याख्या जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर ज़रूर देख लें कि सूरदास जी के भी जितने भी सारे पद हैं उनका व्याख्या किया गया है। तो मैया मैंने ही माखन खायो, ख्याल पर ये सखा सभी, वो याद करने की कोशिश करते हैं और कहते कि ख्याल आया, मतलब कि हाँ याद आ गया कि मेरे मुख पर किसने माखन लगाया है। कहते हैं कि ख्याल पर ये सखा सभी, सभी लोग मिलकर, मेरे जितने भी सारे दोस्त थे, सखा थे, मिलकर मेरे मुख पर जो है माखन लगा लिया है। वो कहते हैं कि अपनी चतुराई, इस पद में वाक् चतुराई देखने को मिलता है कि किस प्रकार माता यशोदा, उनका चोरी पकड़ी गई है, लेकिन वो अपना सफाई देने के लिए कह रहे हैं कि मैया तू ही बता, जो माखन है वो छींके पर रखा गया है और छींका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इतना छोटे से हाथ में इतने नन्हे कर हैं। वो कहते हैं कि हो जो कहत नाने कर अपने, मैं कैसे कर पायूँ, यानी कि अपने इतने छोटे से हाथ से मैं कैसे उस छींके में से माखन निकाल कर खा सकता हूँ, तू ही बता। तो इस प्रकार जो है वो श्री कृष्ण जी अपने वाक् चतुरता से, यानी माता यशोदा से मनाने का प्रयत्न करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। अगला प्रश्न है, माता यशोदा अपने लाल को सुलाने के लिए किसको बुला रही है? ऑप्शन नंबर ए नंद बाबा, बी राधा, सी गोपियाँ, डी निद्रा रानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निद्रा रानी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हरलावे दुर्लावे, जोई सोई कुछ गावी, यानी कि जो माता यशोदा है अपने श्री कृष्ण जी को सुला रहे हैं और निद्रा रानी को बुला रहे हैं कि आओ जल्दी से सुलाकर जाओ, तू क्यों जल्दी नहीं आती। माता यशोदा निद्रा रानी से कह रहे हैं कि तू क्यों जल्दी नहीं आती और कान्हा को क्यों नहीं सुलाती। जो श्री कृष्ण जी थे, क्या करते थे, जब माता यशोदा उन्हें मधुर गीत गाते गाते सुलाते थे तो वो क्या करते थे, सोने का बहाना करते, एक्टिंग करते थे। ठीक है, एक्टिंग करते थे। जब माता यशोदा समझ जाती थी कि कृष्ण सो गया है तो सबको इशारे से चले जाने के लिए कहती थी और वो अपना गाना बंद कर देती थी। तो जब वो गाना बंद कर देती थी तो वो आवाज़ सुनने के लिए माता यशोदा फिर गाने लगी, मतलब फिर गाना सुनने के लिए श्री कृष्ण जी क्या करते थे, उनके अधर फड़काते थे, यानी अपने होठ फड़काते थे, जिससे कि माता यशोदा फिर मधुर गाना गाने लगती थी और श्री कृष्ण जी सुनने लगते थे। इसका भी व्याख्या है, जाकर जरूर सुने। किसकी छाया पड़ने पर कृष्ण हरा हो जाते थे? ए बिहारी, बी गोपियाँ, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राधा। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े
श्यामो हरिदुति होई। यानी कि बिहारी जी राधा की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि मेरी भवबाधा, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो हे राधा नागरी, जिस प्रकार की तुमने श्री कृष्ण जी का किया था। अगला प्रश्न है, नायक नायिका कहाँ पर नैनों के माध्यम से बातें कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए भरे भवन में, बी रास्ते पर, घर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भरे भवन में। कहत नटत रजत खिजत मिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनन से बात। यानी कि जो नायक नायिका थी वो भरे भवन में, यानी कि जहाँ पर सभी लोग थे, परिवार के सभी सदस्य थे, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने नैनों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। कह रही है, कहत नटत, वह फिर खींच जा रही है। उसके खींचने की अदा पर जो नायक है वो रिझ जाता है। उसके बाद मिलने की बात याद दिलाते हैं तो दोनों जो हैं वो लजिया जाते हैं। तो इस प्रकार यह बिहारी जी का दोहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसको खाते ही मनुष्य पागल हो जाता है? ए सोना, बी धतुरा, सी खाना, डी शराब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धतुरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, यही खाए बौराए जग उही पाए बौराई। यानी कि धतुरा को तो लोग खाने से पागल हो जाते हैं, लेकिन सोना को लोग पाते ही बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु श्री रामचंद्र के स्पर्श से पत्थर क्या बन गया है? सुंदर स्त्री, नाव, कठोता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुंदर स्त्री। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से पत्थर जो है सुंदर स्त्री बन जाती है, यानी कि अहल्या। केवट प्रसंग में राम का महिमा वर्णन है, जैसे कि अजामिल जैसे राक्षसों को भवसागर से पार कराया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम स्मरण मात्र से मेरु जो है, सुमेरु पर्वत शिलाखंड से प्रतीत होते हैं। उनके पद पंकज से जो है गंगा जी निकलते हैं, जो कि गाढ़े पाप को हरण कर लेती है। तो इसका भी व्याख्या प्लेलिस्ट में है, जाकर जरूर देख लें। कौन नदी पार करने के लिए मांग रहे हैं? नाव मांग रहे हैं। केवट, तुलसीदास, रामचंद्र, अजामिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र। किसको नाव मांग रहे हैं पार कराने के लिए? केवट को। ते प्रभु या सरित तरीवे कहूँ मांगत है नाव। यानी कि जो प्रभु सभी लोगों को इस भवसागर से पार कराते हैं, अजामिल जैसे करोड़ों राक्षसों को जिन्होंने इस भवसागर से पार कराया है, वही रामचंद्र आज नदी पार करने के लिए केवट को नाव मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है, भरत सहित राम से मिलने जाने वाले को कैसे मंगल सगुन हो रहा है? नेत्र फड़क के, भुजा फड़क के, और बी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भरत सहित राम से मिलने जाने वाले लोगों के नेत्र फड़क रहे हैं और भुजा फड़क रहे हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जी के अनुसार किसको राज्य का मत प्रभावित नहीं कर सकता? ए शत्रुघ्न, बी भरत, सी दशरथ, डी लक्ष्मण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भरत को। रामचंद्र जी जानते हैं कि उनके भाई के स्वभाव को, कि अपने राज्य को ठुकरा कर सब कुछ छोड़कर जो भरत हैं वो अपने भाई श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो रामचंद्र जी जो है कहते हैं कि राज्य का मत प्रभावित नहीं कर सकता, किसको? भरत को। अगला प्रश्न है, यशोधरा अपनी व्यथा किसको सुना रही है? माँ को, पिता से, सखी से, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किसको सुना रही है? अपनी सखी से सुना रही है। क्या कह रही है? सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा क्या व्याघात। सखी भी मुझसे कहकर जाती, कहते तो क्या अपने पद बाधा ही पाते। यानी कि अपने सखी से अपने मन की व्यथा बता रही है। और यशोधरा कह रही है कि
सिद्धि प्राप्ति करने के लिए यानी कि सफलता प्राप्ति करने के लिए तो गए हैं, लेकिन चोरी चोरी क्यों गए हैं? अगर कहते तो क्या मैं उनके पथ में बाधा डालती, मैं उनके जाने के लिए मना करती? कभी भी नहीं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का केस कितने वर्षों से खुले थे? 13, 15, 10, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष से। द्रौपदी का जो केस था वो 13 वर्ष से खुले थे। बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या जी भर कर खाया? ए गन्ना, बी तालम खाना, सी चावल, डी आम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तालम खाना खाए और गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। कवि किसकी तलाश में निकल पड़ते हैं? ए पुष्प, बी दूब, सी कुआं, डी बाल्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूब। दूब जो है वो दूब की तलाश में कवि निकल पड़ते हैं। यह जो प्रश्न है अकाल में दूब, केदारनाथ सिंह जी का अकाल में दूब कविता से लिया गया यह प्रश्न है। तो इसमें जो है भयानक सूखे पर आधारित यह कविता है और दूब जो है वो आशा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी क्या बहाती हुई आती है? नींद, मदिरा, आलस्य, पानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मदिरा। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। जो थके हुए हैं यानी कि रात्रि के समय सभी लोग थक जाते हैं और सो जाते हैं, जैसे कि किसी ने मदिरा, संध्या रानी ने, संध्या सुंदरी ने जैसे कि मदिरा पिला दी हो। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि ने कहाँ पर देखा? इलाहाबाद के पथ पर, बनारस के पथ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अगला प्रश्न है, ताज कविता में किसका पूजन किया जा रहा है? शाहजहां, मृत साम्राज्ञी, गरीबों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मृत साम्राज्ञी। यहाँ पर कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत ताज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? मृत साम्राज्ञी यानी कि मृत का जो है वो सम्मान कर रहे हैं। उसको देखने के लिए करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा खर्च किया गया, लेकिन जो क्या होता है, साधारण जन जो है वो भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उनके और किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पर जो है एक मृत के लिए इतना बड़ा महल बना दिया गया, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाहर सबका चित्र लेकर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना किसने पहचाना? ए जुगनू, बी नवचर, सी देवता, डी रंगिणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रंगिणी। रंगिणी यानी कि रंग वाली पक्षी, छोटी सी चिड़िया। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? रंगिणी यानी कि वो रंग वाली चिड़िया। कवि कह रहे हैं कि सभी लोग तो सोए थे, तू भी तो सोया हुआ था स्वप्न नीड़ में, अपने स्वप्न नीड़ में सुख की नींद ले रहा था। पक्षी से कह रहे कि तू तो स्वप्न की नीड़ में सोया हुआ था, तुझे कैसे पता चला कि प्रथम रश्मि यानी कि सूर्य का जो पहला किरण है आ गया है बोल के तुझे कैसे पता चला? तू तो सोई थी अपने स्वप्न नीड़ में, अपने पंखों के सुख में छिपकर, यानी कि अपने पंखों से, जो परिंदे होते हैं अपने पंखों से एकदम अपने को ढक लेते हैं और सोते हैं। एक प्रश्न छोड़िए, अगला प्रश्न है, हमारी भुजा में क्या थी? ऑप्शन नंबर ए नम्रता, बी पवित्रता, सी शक्ति, डी गौरव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी शक्ति। हमारी भुजा में क्या थी? शक्ति थी। और
अगला प्रश्न है, हिमाद्री तिंग श्रृंग कविता के अनुसार वीरपुत्र को क्या सोच लेना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या सोच लेना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, ऐसा कुछ लाइन था इसका। अगला प्रश्न है, व्याकरण से है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को ऑप्शन नंबर ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बी 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को 3 भागों में उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। क्या क्या है? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण के समय जिह्वा का अग्रभाग, जो जिह्वा का होता है, अग्रभाग जो होता है वो उठता है, उसको क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय। उच्चारण करने से पता चल जाएगा कि जीभ का जो है कौन सा भाग यूज हो रहा है। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय में जिह्वा जो है वो जिह्वा जो है समान रूप से रहता है, समान अवस्था में रहता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो क्या है वो? अ कहने से ना ही ऊपरी भाग का कुछ हो रहा है, ना ही पीछे का, ना अग्र का उठ रहा है, ना पश्च का, तो समान रूप से रहता है, इसीलिए यह मध्य स्वर है। और तीसरा वाला है पश्च स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय जिह्वा का पश्च भाग, ये जिह्वा है, जिह्वा का जो पश्च भाग है उसका जो है उड़ता है। जैसे कि आ, अब उच्चारण करने पर पता चल जाएगा। ओ, औ, ये सब क्या है? पश्च स्वर है। तो इस प्रकार उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म, ये सब कैसे व्यंजन हैं? ए मूर्धन्य व्यंजन, बी ओष्ठ्य व्यंजन, सी तालव्य व्यंजन, डी कंठ व्यंजन। तो उच्चारण कर लेने से हमें पता चल जाएगा कि कैसा व्यंजन है। उच्चारण कीजिए, प, फ, ब, भ, म। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, होठों का जो है, दोनों होठों के द्वारा जो है वो श्वास जो है अवरोध हो रहा है। जो हवा अंदर से आने वाली प, जो हवा है वो अवरोध हो जा रहा है। तो वो क्या है? ओष्ठ्य। दोनों होठ जो हैं वो क्या होता है? दोनों होठ द्वारा जो श्वास का अवरोध हो जाता है, जो श्वास जो है वो अवरोध हो जाता है, इसी कारण इसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो जान लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, तालव्य व्यंजन और कंठ व्यंजन। थोड़ा सा बस जान लेते हैं। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग, उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, मूर्धा से यानी कि ऊपर वाला हिस्से से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न जितने भी ध्वनियाँ हैं उन्हें क्या कहता है? कहा जाता है मूर्धन्य ध्वनियाँ। अब उच्चारण कीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके उच्चारण करने से क्या होता है? हमारा जो जीभ है वो जाकर कहाँ पर टच हो रहा है? मूर्धा में टच हो रहा है। जो जीभ का जो निचला भाग है, जो निचला भाग है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, जो जीभ का निचला भाग है वो जाकर कहाँ पर टच हो रहा है? मूर्धा में टच हो रहा है। ट, ठ, ड, ढ, ण। आप लोगों को अगर उच्चरित करेंगे तो आराम से मतलब बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद है तालव्य। तालव्य जिन उच्चारण के समय, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा का अग्रभाग, जो अग्रभाग, जिह्वा का जो अग्रभाग है वो कहाँ पर जाके टच करता है? कठोर तालु में। अगर अभी टच करें, मतलब अभी उस वन को उच्चारित करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। च, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, न्य। ये जो क्या है? तालव्य है। आप उच्चरित कीजिए
पता चल जाएगा कि जीवा का जो अग्रभाग कहाँ पर टच हो रहा है। कठोर तालु में टच होगा, इसी कारण यह क्या होगा, तालव्य व्यंजन। और अंतिम वाला है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग, इसमें पिछला भाग, ठीक है, कंठ में पिछला भाग कोमल तालु, कठोर तालु नहीं है। उच्चारण करने से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा मूर्धा है, कौन सा कठोर तालु है और कौन सा कोमल तालु है। तो कंठ में क्या होगा, जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु को टच करेगा। देखिए क, ख, ग, क, ख, ग। अब उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने से पता चल जाएगा कि जो जीभ का जो पिछला भाग है वो जाके कोमल तालु में, कहाँ पर, कोमल तालु में स्पर्श करता है। कंठ जो है वो कोमल तालु में टच करता है और तालव्य जो है वो कठोर तालु में, और मूर्धन्य जो व्यंजन है वो मूर्धा में जाके टच करता है। जीभ का अलग अलग हिस्सा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ए उपकार, बी लाभदायक, सी न समझदार, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो कि किसी शब्द से पहले जोड़कर शब्द का अर्थ ही बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है, ए सन, बी सनसना, सी आहट, डी हट। उपसर्ग मतलब पहले लगता है, शब्द के किसी भी शब्द के पहले, और प्रत्यय कहने से किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो प्रत्यय कहने से पिछले वाला हिस्सा हमें देखना है और उपसर्ग कहने से अगला आगे वाला हिस्सा। तो सनसनाहट में, रुके थोड़ा, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सन तो नहीं होगा, सनसना भी नहीं होगा क्योंकि आगे लगा है, हट भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा आहट। अगला प्रश्न है, संध्या कितने प्रकार की होती है, ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3। क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर हो, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग के साथ या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है, ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों जो अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र हैं। सुख की जिस प्रकार की अर्थ स्वतंत्र अर्थ है, दुख की भी है, मतलब दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल, ठीक है। सुख जैसे कि माता और पिता, माता में माता भी इम्पोर्टेंट है और पिता भी इम्पोर्टेंट, भाई बहन, उसी प्रकार जो क्या बोलते हैं उसको, दोनों का जो है पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होता है, वो क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। और इसमें जो है वो संयोजक चिन्ह का लोप हो जाता है तो द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतरंग का विलोम शब्द, ए बाहरी, बी बहिरंग, सी ऊपरी, डी बाह्य। तो अंतरंग का विपरीत है, विलोम है बहिरंग। अगला प्रश्न है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ए कलकंठ, बी कपीश्वर, सी कृष्ट या डी रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, आशीर्वाद दिया है, कौन सा ठीक है देखते हैं।
ये ठीक है ए वाला कि बी सी डी, कौन सा सही होगा? ये जो लिखा है ये और ये दोनों दिखने में सही ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन इसको अगर उच्चारण करेंगे तो ये आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है आशीर्वाद, ये वाला करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, रमेश 8वीं कक्षा का छात्र है, रेखांकित शब्द कैसा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा 5 प्रकार की है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक जिसमें कि भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा। जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, वस्तु, पशु पक्षी का नाम बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसमें पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कक्षा जिसमें समूह या समुदाय का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इन चारों ऑप्शन में से किसी में भी कहीं पर भी नहीं है समूहवाचक, तो चारों नहीं होगा, इसका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि कक्षा जो है वो व्यक्तियों का समूह है। तो ये क्या होगा? समूहवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सोना, कांसा, पीतल, चांदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी। जितने भी सारे धातु हैं, याद कर लीजिए, जितने भी सारे धातु हैं सब पुल्लिंग है, केवल चांदी को छोड़कर। चांदी जो है वो अपवाद है। अपवाद यानी कि जितने भी सारे धातु हैं, आंग मूंद कर लगा लेना, वो क्या है? पुल्लिंग है, केवल छोड़ के चांदी को। इस प्रकार के और भी बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जितने भी देशों के नाम हैं, ठीक है, जितने भी देश, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थ, ग्रहों के नाम, धातु, रत्नों के नाम, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है, आप जाकर व्याकरण के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें, मैं लिंक के ऊपर बनाई हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चांदी। और स्त्रीलिंग कौन कौन से में होते हैं? जैसे कि नदियाँ, झीलों के नामों में, नदियाँ के नामों में, तिथि के नाम में, भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जितने भी सारे भाषा हैं स्त्रीलिंग है। भोजनों के नाम, मसालों के नाम, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, जू का बहुवचन रूप क्या होगा? जुओं, जुएं, जुएं, जुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जुएं। अगला प्रश्न है, मैं चाकू से आम काटता हूँ। चाकू से में कौन सा कारक है? यह महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान से देखना है कि जो से है वो अपदान कारक का भी है और करण कारक का भी है। ठीक है, जो से चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, ये अपदान कारक का भी है और करण कारक का भी है। तो मैं चाकू से आम काटता हूँ। देखिए, आम काटने का कार्य किससे हो रहा है? किस साधन से? चाकू से आम काटने का जो कार्य है वो पूरा हो रहा है, यानी कि क्रिया का साधन या उपकरण, यह जो है उपकरण है, तो यह क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करण किसे कहते हैं। कर्ता कार्य का संपन्न जिसके द्वारा भी करता है, यानी कि
जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करण कारक। तो अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, वो किस प्रकार, थोड़ा सा जान लेते हैं। अपादान कारक में से का प्रयोग किस प्रकार के होता है? जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा, ठीक है। ये एक पेड़ है, मैं बना लेती हूँ। ये एक पेड़ है, पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से जो पत्ता है वो विच्छिन्न हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। जहाँ अलग होने की भावना हो, विच्छिन्न होने की स्थिति हो, वहाँ पर अपादान कारक होगा, ठीक है। और अपादान कारक पत्ते में है या पेड़ में है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें अपादान कारक पेड़ में है कि पत्ता में है। जो अपादान कारक होता है वो हमेशा स्थिर वस्तु में रहता है। तो आप लोग कमेंट करें कि पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ में अपादान कारक है या पत्ता में। अगला प्रश्न है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो अभी हमने जाना कि से जो है वो अपादान कारक का है। मैं पर किसका है? अधिकरण। से के द्वारा किसका है? करण। चाकू से, करण कारक। और को कौन सा है? कर्म कारक। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद हैं। क्या क्या है? गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, संख्या में फिर निश्चित और अनिश्चित 2 है, ठीक है। तीसरा है परिमाण वाचक, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित 2 हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्या क्या है? मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल यानी कि पढ़ना, लिखना, देखना। यौगिक यानी कि पढ़ सकना, देख लेना, ये सब। बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ना क्रिया कैसी क्रिया है? दौड़ना जो शब्द है वो कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, मूल, यौगिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि यह अकर्मक है या सकर्मक है? जब भी हम कोई भी वाक्य हो तो वाक्य को हम क्या और किसको, इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द में हम बनाएंगे। बच्चे क्या दौड़ते हैं? बच्चे क्या दौड़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आया? नहीं आया। क्या करने से नहीं आया। और उसके बाद किसको, बच्चे किसको दौड़ते हैं? दूसरा है किसको, किसको करने से भी प्रश्न उत्तर नहीं आया। इसका मतलब यह क्या है? अकर्मक है। जिसमें उत्तर मिलेगा प्रश्न पूछने पर वह सकर्मक, जिसमें नहीं मिलेगा वह अकर्मक। अकर्मक जो क्रिया होती है अपने साथ कर्म नहीं ले सकती है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को कहते हैं यौगिक क्रिया, मूल क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। पढ़ सकना, देख लेना, खा लेना, इस तरह की। रो का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? रो का रोलाना, रुलाना, रुलवाना, रुलाना, रुलना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुलाना। रो का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है रुलाना और दूसरा है रुलवाना। याद कर लेना, प्रथम और द्वितीय। एक में आना लगा है और दूसरे में वाना। प्रथम में आना लगता है और दूसरे में वाना। अगला प्रश्न है, संभवतः मैं कल पूरी जाऊं, यह वाक्य किस काल में है? ए सामान्य भविष्यत, बी संभाव्य वर्तमान, सी संभाव्य भविष्यत, डी
संदिग्ध भूत। संभवतः मैं कल पूरी जाऊं, तो सबसे पहले अभी तक नहीं गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी जाने की बात भी नहीं हो रही, मतलब अभी नहीं जा रहा है, तो यह भी कट जाता है। तो सामान्य भविष्यत है या संभाव्य भविष्यत है? सामान्य भविष्यत नहीं होगा, क्योंकि संभवतः है, संभवतः लगा है, तो संभव है कि मैं कल पूरी जाऊं, तो यह क्या होगा? संभाव्य भविष्यत, अर्थात आने वाले जो समय में पूरी जा सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में कार्य संपन्न हो सकता है, कार्य संपन्न होने की संभावना है। संभवतः लिखा है, तो आने वाले समय में कार्य होने की संभावना है। और सामान्य भविष्य में क्या होगा? आने वाले कार्य में आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, इसमें कार्य संपन्न होगा आने वाले समय में। और संभाव्य वर्तमान में क्या होगा? संभाव्य वर्तमान में क्या होगा? कार्य जो है वो वर्तमान समय में होने की संभावना है। वर्तमान समय, संभाव्य मतलब वर्तमान में होने की संभावना है, और भविष्य मतलब भविष्य में कार्य होने की संभावना है। और संदिग्ध भूत मतलब कि भूत में तो कार्य जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन उसकी पूर्णता का कोई भी ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न है, कोमल खा रही है, जो अभी खा रही है, ठीक है, वाक्य किस काल में है? वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण भूत। तो खा रही है तो भूत तो नहीं होगा, तो तात्कालिक होगा कि सामान्य कि संदिग्ध है, तो इसको हमें जान लेना होगा। तो ये जो है तात्कालिक वर्तमान होगा, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान। तो इसे पता चल रहा है जो कार्य है वो वर्तमान समय में चल रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य पहचानिए। उत्तर देने का यह ढंग नहीं है, ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। उपरुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दवा लो और लगा हुआ है। देखिए संयुक्त में ज़्यादातर और लगा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसका देखने से हमें कैसे पता चल जाएगा कि इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, ठीक है। दवा लो और लगा है, बुखार कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वाक्य है से संकेतवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक। नहीं हूँ जिसमें भी लगा है वो निषेधवाचक ही होता है, इतना याद कर लेना, ठीक है। जिसमें भी नहीं लगा हुआ हो वो क्या होता है? वो निषेधवाचक होता है। अगला प्रश्न है, और आगे का भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संकेतवाचक क्या है? जिस वाक्य में कोई शर्त पूरी ना होने की बात की गई हो, जिस वाक्य में कोई शर्त पूरी होने की बात की गई हो, शर्त पूरी होने की बात की गई हो, जैसे कि तुम पढ़ोगी तो पास होगी, तुम खाओगी तो पेट भर जाएगा। ये जो क्या है? शर्त है कि तुम पढ़ोगे तो पास होगी। और संदेह क्या है? कि जिस वाक्य में संदेह या संभावना हो, जिसमें संदेह हो या संभावना हो, क्या हो जाएगा? वो संदेहवाचक हो जाएगा। निषेध में जिसमें नहीं लगा हो, ना लगा हो, वो क्या होगा? मत लगा हो, वो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। और विधानवाचक मतलब कि जिस वाक्य में क्रिया या कार्य के होने का भाव प्रकट हो, जैसे कि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना, घूंस देना, इधर उधर घूमना, जूतों को चमकदार बनाना। तो खुशामद करना, चापलूसी करना, जूते चाटना का मुहावरे का अर्थ है। दूर के ढोल सुहावने कहावते का दूर के ढोल सुहावने कहावत का अर्थ क्या है? ढोल को दूर रखना, दूर की वस्तु अच्छी लगना, ढोल को अपने पास से हटा लेना, ढोल के बारे में दूर की सोचना। तो
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु अच्छी लगना। यानी कि जो ढोल बजता है ना, वो दूर से बजते हुए अच्छा लगता है। अगर पास में आपके कान में आके कोई 2 मिनट भी अगर ढोल बजाते तो हमें वो चिढ़ सा लगेगा। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल कितने प्रकार की होती है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4। LSRW, इससे याद कर लेना, ठीक है। LSRW, L से लिसनिंग सुनना, S से स्पीकिंग कहना, R से रीडिंग पढ़ना, W से राइटिंग लिखना। सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 कौशल हैं वो भाषा सीखने के कौशल हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का पहला कौशल कौन सा है? भाषण कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल। सॉरी, यह पठन कौशल है। तो सबसे पहला कौन सा है? श्रवण कौशल, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले भाषा को सुनता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, अगर हम अपनी मातृभाषा भी हो तो बचपन में क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा जो है वो सुनता है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने आसपास के वातावरण से। क्या होता है, बच्चा उस भाषा को सुन लेता है, वो बचपन से सुनते जाता है, इसलिए उसे मातृभाषा सीखने में इतना कठिन नहीं होता है, कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वह बचपन से उसी माहौल में, उसी परिवेश में पल बढ़ जाता है। इसी कारण उसे मातृभाषा में सुनने में, उसके बाद समझने में भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बाद में वह लिखने का थोड़ा सा अभ्यास, और कहने का भी नहीं, लिखने का थोड़ा सा अभ्यास कर लेता है। बच्चे को सबसे पहले अ आ ई ऊ जो भी है वो बार बार लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानता है, सुना है सब कुछ, लेकिन वह लिख नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्रथम सोपान क्या है? ए प्रस्तावना, बी उद्देश्य कथन, सी प्रस्तुतिकरण, डी प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जब टीचिंग देते समय भी सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते समय क्या करते हैं, एकदम सरल सरल से प्रश्न पूछा जाता है जो कि पूर्व ज्ञान से आधारित हो। उसे परिचयात्मक प्रश्न भी कहा जा सकता है। वो प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस विषय में प्रवेश करना पड़ता है। उस विषय में प्रवेश करने से पहले उस विषय से कुछ पूर्व ज्ञान का जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि छात्रों का जो उत्साह भी वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य कथन होता है। चारों का थोड़ा सा व्याख्या कर लेती हूँ। उद्देश्य कथन होता है कि हम उस पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले तो 2 उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं उस पाठ को। उसके बाद पाठ पर, विषय पर प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो शिक्षक होगा, जो अध्यापक होगा, वो क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा। यानी कि अगर पद्य है तो सुर लय ताल के साथ उस गीत को गाएगा और बच्चों के सामने शुद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा। आदर्श मतलब बिना गलतियों के प्रस्तुत करेगा, जिससे क्या होगा, बच्चे जो है उसको सुनेंगे और उसी तरह से उसका अनुकरण करेंगे, अनुवाचन करेंगे, यानी कि अनुकरण वाचन करेंगे, ठीक है। यह प्रस्तुतिकरण में ही होगा। अनुवाचन करेंगे, उसके बाद जो होगा कुछ बोध प्रश्न पूछा जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल। उसके बाद काठिन्य निवारण, उस लाइन में क्या क्या कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का निवारण किया जाएगा। और उसके बाद जब, और एक बात कुछ बतानी थी, जब शिक्षक तो आदर्श वाचन करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या, स्टूडेंट जो है वो अनुकरण वाचन करेगा। अनुकरण वाचन करते समय जो अध्यापक होगा, अगर बच्चा किसी का मतलब कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत करता है,
अगर कुछ को गलत बोल देता है तो उसी समय ही उसका जो गलती करता है उसको सुधारने की कोशिश नहीं, सुधारेगा ही वो जो टीचर होगा। और उसके बाद क्या होगा, काठिन्य निवारण। बोध प्रश्न के बाद काठिन्य निवारण होगा, उसके बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पुनरावृत्ति। और एक स्टेप है पुनरावृत्ति, जिसमें कि सारांश कथन किया जाएगा और परीक्षण मूल्यांकन भी पुनरावृत्ति में किया जाएगा। ये याद रखना, किसमें, पुनरावृत्ति में सारांश कथन होता है, परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है। और प्रयोग जो है यह अंतिम है। टोटल 5 सोपान है, जिसमें कि प्रस्तुतिकरण के बाद एक पुनरावृत्ति है और अंतिम वाला है प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है, गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, चाहे तो वो गद्य में पद्य में, चाहे उस पंक्ति को याद करके, कविता को याद करके आने के लिए, या उसी प्रकार की और कविताओं का संकलन लेके आने का, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न है, आदर्श वाचन का संबंध किससे होता है, शिक्षक, छात्र, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। अगला प्रश्न है, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्यापक क्या करता है, युक्तियों का प्रयोग करता है, वस्तुओं का, चित्रों, ये सभी। तो जो अध्यापक होता है छात्रों से किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट कराने के लिए वो इन तीनों की सहायता से बच्चों को उस कठिन शब्द का अर्थ समझाने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कौन सा वाचन जरूरी है, ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन से क्या होगा, उच्चारण में शुद्धता आएगी। बच्चे बोल बोल कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनमें बोलने की जो शक्ति आएगी, उच्चारण की जो शुद्धता है वो भी आएगी। और मौन वाचन जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए है। मौन वाचन करने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ता है, उसको समझने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। कौन सा पाठ कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रम से नहीं होते, पद्य पाठ में, व्याकरण पाठ में, गद्य पाठ में, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पद्य पाठ में ना तो कर्ता, कर्म, क्रिया का कोई भी क्रम होता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है, गद्य, पद्य, व्याकरण, या ए और बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण पाठ। अगला प्रश्न है, बालक को भाषा की जटिलता समझाने में आसानी होती है, किससे, ए बालक के अनुभवों का उदाहरणार्थ लेने पर, बालक को डांटने पर, बालक को सिखाने पर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक को उसके अनुभवों के अनुसार उदाहरण देकर समझाने पर क्या होगा, वो बच्चा जो है उसको सरलता से समझ में आएगी। भाषा सीखना एक डैश है, कला, धर्म, विज्ञान, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कला। अच्छी शैली में होती है सरलता, सजीवता, तर्कपूर्णता, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अच्छी शैली में क्या होती है, सरलता भी, सजीवता, तर्कपूर्णता, तीनों चीज होती है। लिखना किस पर निर्भर करता है, पढ़ना, सुनना कहना, पढ़ना, कोई नहीं। तो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिखने में पूरी तरह से शुद्ध रूप से हम लिख नहीं पाएंगे, केवल सुन लेंगे और कह लेंगे भी तो नहीं होगा। अगर सुनेंगे, कहेंगे और पढ़ेंगे तो लिखने में जो है वो ज़्यादा मात्रा में शुद्धता आएगी। अगला प्रश्न है, स्वर, ताल, लय आदि का ध्यान किस पाठ में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्य पाठ में स्वर, ताल, लय आदि का ध्यान दिया जाता है। निगमन विधि के कितने सोपान हैं, ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला प्रश्न है, सिमशंभु क्या था, ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी चूल्हा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण।
शिव शंभु बालक शिव शंभु शर्मा ब्राह्मण था, इसी कारण उसके पिताजी जो थे वो बुलबुले को पकड़ने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? क्योंकि उसके हाथ से अगर हत्या हो गई या उसके हाथ से बिल्ली छीन कर ले गया तो पाप लगेगी। इसी कारण जो उनके पिताजी थे वो बुलबुले पकड़ने के लिए मना करते थे। अगर उन्हें देते थे तो उनकी निगरानी में ही देते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? ए भोलाराम का जीव, बी अशोक के फूल, सी क्रोध, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्रोध। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को क्या कहा है? महामानव, देवताओं का स्थान, महामानव समुद्र, डी समुद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महामानव समुद्र। क्यों कहा है? क्योंकि भारत को बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ लगाया है, हाथ बटाया है। जैसे कि असुर आए, आर्य आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, ना जाने कितनी मानव जातियों ने यहाँ आए और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाया है। इसी कारण रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव समुद्र कहा है। मुन्नी कितने गोरों को मार डालती है? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है 2 गोरों और 1 मेम को मार डालती है। अंत में श्वेतांग किसको पापी बतलाता है? यह चित्रलेखा उपन्यास का प्रश्न है। बीजगुप्त, कुमारगिरी, रत्नांबर और ये सभी। तो सबसे पहले रत्नांबर, गुरु रत्नांबर के 2 शिष्य थे, श्वेतांग और विशालदेव। ठीक है, श्वेतांग और विशालदेव किसके? गुरु रत्नांबर के। ये दोनों शिष्य थे और ये दोनों जो थे वो पाप के विषय में जानना चाहते थे। तो पाप के विषय में तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि पाप इसको कहते हैं उसको। तो गुरु रत्नांबर जो थे वो पाप को जानने के लिए तुम लोगों को संसार में जाना पड़ेगा। तो श्वेतांग को बीजगुप्त के पास भेज देते हैं और विशालदेव को कुमारगिरी के पास। कुमारगिरी जो था वो योगी था और बीजगुप्त जो था वो भोगी था। अंत में श्वेतांग कुमारगिरी को पापी बतलाता है और बीजगुप्त को अच्छा बतलाता है, और विशालदेव जो है कुमारगिरी को अच्छा बताता है और बीजगुप्त को पापी बताता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगिरी। अगला प्रश्न है, भरपेट खाने के बाद माधव पत्तल उठाकर किसे दे दिया? भिखारी, दुकानदार, बच्चे, ये सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भिखारी को दे दिया। चंपा के पिता किसके यहाँ प्रहरी का काम करते थे? बुधगुप्त, मणिभद्र, सिंहमित्र, चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मणिभद्र के यहाँ चंपा के पिता प्रहरी का काम करते थे। जो मणिभद्र था वो चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया था और यह दोनों कहानी के नायक नायिका हैं। पंडित जी कितने तोले की सोने की बिल्ली बनवाने की बात करते हैं? अंत में जो तय होता है, पहले तो बोलते हैं कि बिल्ली के वजन बराबर ही सोने की बिल्ली बनवा कर दो, लेकिन अंत में तय होता है 11 तोले की बिल्ली। कालिदास के संन्यास ग्रहण करने की सूचना कौन किसको देता है? ऑप्शन नंबर ए अंबिका मातुल से, बी मातुल अंबिका से, सी मातुल अंबिका से, डी मल्लिका मातुल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मातुल मल्लिका से। अगला प्रश्न है, माया गरीबों के घर में किस प्रकार है? हीरा, कौड़ी, भवानी, कमला। तो हीरा जो है वो माया के रूप में, गरीबों के यहाँ कौड़ी के रूप में है, अमीरों के यहाँ हीरा के रूप में है, शिव के यहाँ भवानी के रूप में है और केशव के यहाँ कमला के रूप में माया विद्यमान है। जुगनू अंधेरी रात में क्या कर रहा है? सो रहा है, प्रहरी बना है, दीपक जलाए बैठा है, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दीपक जलाकर बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठा है कौन? जुगनू। एक प्रश्न है यहाँ पर कि किस कविता में
जो प्रहरी है वो जो जुगनू है वो प्रहरी बन के द्वार पर घूम रहा है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस कविता में जो जुगनू है वो प्रहरी बन के द्वार पर घूम रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी किसकी निश्चलता में डूब जाती है? रात्रि, अर्धरात्रि, गांव, पृथ्वी। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है जब लीन, ये वाला एक लाइन है, याद नहीं है। तो संध्या सुंदरी किसकी निश्चलता में? अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाती है। सबसे पहली बात तो जितने भी सारे पद्य हैं, पद्य को याद कर लीजिए। ना ही एमसीक्यू की ज़रूरत है, ना ही व्याख्या की ज़रूरत है। बस पंक्ति को याद कर लीजिए। जैसे कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाई, सार सार को गही रहे, थोती दई उड़ाए। अगर आपको पंक्ति ही याद है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो जितना भी हो सकते पंक्ति को याद करने की कोशिश कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भरत राम को मनाने के लिए किस ओर चल पड़े हैं? चित्रकूट, जंगल, पंचवटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। इसकी भी व्याख्या बहुत ही जल्द आने वाली है, भरत महिमा की। प्रभु श्री रामचंद्र ने किसको इस भवसागर से पार कराया है? अजामिल, ताड़का, ये अरबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहले लाइन में ही है, नाम अजामिल सेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़ी। यानी कि संसार रूपी भवसागर से अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को इस भवसागर से पार कराया है। कुरुक्षेत्र में धर्मराज किसे कहा गया है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कर्ण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर को। किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी, सूरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। प्रथम रश्मि कविता के अनुसार शांत हवा क्या हो गया है? चंचल, अधीर, विषाक्त, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बी, अधीर। अगला प्रश्न है, स्वरवन के सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि, मात्रा, छंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। स्वरवन के सांकेतिक रूप, यानी कि समझा देती हूँ, मतलब हम उड़िया में भी तो पढ़ते हैं। आ को हम कैसे लिखते हैं? एक लकीर लिखिए। यह जो है यह स्वरवन का सांकेतिक रूप है। री का सांकेतिक रूप कैसा है? ये जो क्या है, इसको मात्रा कहते हैं। आकार की मात्रा, रीकार की मात्रा कहते हैं कि नहीं? यह जो है स्वरवन के सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। बेहोश में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब शब्द के आगे देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ए कनफटा, बी माता पिता, सी पंचवटी, डी हर्षात। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले अगर हमें नहीं आएगा तो हम एक एक करके काटते जाएंगे, ठीक है। अगर हमें देखेंगे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले कनफटा हमें नहीं पता है। सबसे पहले देखिए कनफटा नहीं पता है तो कनफटा को छोड़ दीजिए। माता पिता, योगजक चिन्ह लगा है, सॉरी यहाँ पर और होना चाहिए था, माता और पिता। तो माता और पिता होने से क्या होगा? द्वंद्व समास होगा।
तो ये तो नहीं होगा। पंचवटी, पंचवटी में प्रथम पद में क्या है? संख्या है, तो ये क्या होगा? द्विगु। ये क्या होगा? द्विगु। तो यह भी नहीं होगा। हर साल में जो हर है, किसी भी शब्द के पहले अव्यय हो या उपसर्ग हो तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो बच गया क्या? कनफटा। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, कनफटा। बैट का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बैट का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ए बिठाना, बी बिठलाना, सी बिठवाना या डी बिठलवाना। तो बैट का बिठाना भी होगा और बिठलवाना भी होगा, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक बिठाना, बिठलाना, और द्वितीय क्या होगा? बिठवाना, बिठलवाना। तो यह प्रथम का दो है, यह द्वितीय का दो है। भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? भूतकाल के कुल कितने भेद हैं? 4, 3, 6, 5। 6 भेद हैं। क्या क्या हैं जान लेते हैं। सबसे पहले तो भूतकाल के 6 भेद हैं। क्या क्या हैं? सामान्य भूत, लिख लेती हूँ, नहीं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। अगला प्रश्न है, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, किस प्रकार के वाक्य हैं? विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। आज्ञा, जिसमें कि आज्ञा अनुरोध हो आज्ञावाचक है, जिसमें निषेध यानी कि नहीं, ना, मत, ये सब हो निषेधवाचक है। इच्छावाचक जैसे कि तुम्हारा मंगल हो, ये क्या है? इच्छावाचक है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? लिपि जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला है। इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इष्ट का होगा अनिष्ट। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबी वस्तु। अभी है गद्यांश। तो गद्यांश को मैं सबसे पहले बताई थी कि हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को। शिक्षक होता है राजनेता, साहित्यकार, अभिनेता, कवि। दूसरा प्रश्न है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अप्रचलित, प्रचलित, क्लिष्ट, रहस्यमयी। अगला प्रश्न है, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझकर, ज़्यादा, बिना सोच समझे या तुरंत। तो अभी चलिए हम पढ़ते हैं गद्यांश को। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो जो भी प्रश्न पढ़े हैं उससे संबंधित अगर उत्तर आ जाता है तो आके हम कर लेंगे। सबसे पहले, बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त और महान बनाते हैं। क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त और एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम, प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। किस भाषा का? प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नीचे प्रश्न था, आगे पढ़ते हैं। अत्यंत साहित्य एवं क्लिष्ट भाषा का प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खाए। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्द का चयन
सोच समझकर करना चाहिए। यह भी था कि शिक्षक वर्ग को क्या करना चाहिए, सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है। यह प्रश्न भी नीचे था, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल, हाव भाव से विद्यार्थी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उन पर अपना छाप छोड़ता है। तो सबसे पहले शिक्षक होता है क्या, अभिनेता। अभी पढ़े हम। दूसरा क्या है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर था, बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का, कौन सा भाषा, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रचलित। अगला प्रश्न है, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए कैसे, सोच समझकर बोलना चाहिए। कैसे, सोच समझकर। अगला पद्यांश है, पद्यांश के प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सरिता का जल कहाँ से आ रहा है, पर्वत से पिघलकर, बर्फ से पिघलकर, हिमालय की बर्फ से पिघलकर। दूसरा प्रश्न है, सरिता का जल किस रंग का है, नीला, सफेद, हरा, मोती सा। अगला प्रश्न है, सरिता के जल की विशेषताएं क्या है, मस्त और व्याकुल, चंचल और व्याकुल, चंचल और मस्त, चंचल और शरारती। तो चलिए पढ़ते हैं। हिमगिरी के हिम, हिमगिरी यानी कि हिमालय के हिम से, हिम मतलब बर्फ, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल, हिम यानी बर्फ का जल, कर कर निदान कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का जल। तो सरिता का जल कहाँ से आ रहा है, हिमालय की बर्फ से पिघलकर। अगला प्रश्न है, सरिता का जल का रंग कैसा है, दूध जैसा है। दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सरिता की जल की विशेषता क्या है, चंचल और व्याकुल है। अभी अनुवाद, हमें हिंदी, उड़िया का हमें हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। सबसे पहला है, 2 घंटा पर्यंत मु अपेक्षा कली, 2 घंटे तक मैं प्रतीक्षा की, 2 घंटे तक मैं प्रतीक्षा किया, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा की, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा किया। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे तक मैंने प्रतीक्षा की। मधु अपेक्षा यदु अधिक बलशाली, मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है, मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है, मधु का अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है, मधु के अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है। देखिए ये की तो भूल से भी नहीं होगा, मधु की अपेक्षा यदु अधिक बलशाली है, यह करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, काली राती ठारू एठारे वर्षा होची, कल रात से यहाँ बारिश होती है, नहीं होगा, कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, कल रात यहाँ से बारिश, ये दोनों भी नहीं होगा, तो यह सही है, कल रात से यहाँ बारिश हो रही है। सेमाने तीनोटी आंब खाई ली, उन्होंने 3 आम खाए, वे 3 आम खाए, उन्होंने 3 आमों को खाए, वे 3 आमों को खाए। तो आमों को खाए नहीं होगा, वे 3 आम खाए होगा कि उन्होंने 3 आम खाए। यहाँ पर एक बिंदी मिस हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उन्होंने 3 आम खाए। अंतिम प्रश्न है और 130वां प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर नहीं था तो ऐसे कर दी हूँ। अन्य मानव को घृणा करिबा उचित नुहे, अन्यों को घृणा करना नहीं चाहिए, अन्यों को घृणा करनी नहीं चाहिए, अन्यों से घृणा करनी नहीं चाहिए, अन्यों से घृणा करना नहीं चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये होगा कि बी सी डी।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो अगले मॉक टेस्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।